Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of ninth class, I hope you are doing well and fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Today the last lesson of our chapter number 7, and it's a comparison between aerobic and anaerobic respiration. First of all students, हम revise करते हैं definitions को. That the cellular respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. तो ये बड़ा मेन सा डिफरेंस है सेलुलर रेस्पिरेशन की टाइप्स में कि सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एरोबिक, एंड इफ़ इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन. फिर हमने बच्चों इनकी डिटेल्स पढ़ी थी. उसमें हमने ये पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में दो फेज़ होते हैं. फर्स्ट फेज़ में ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. पायरुविक एसिड इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, और यही सेम रिएक्शन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी है, यानी फर्स्ट फेज़ इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता. ओके, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो फिर उसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. सो लेट अस सी बच्चों, ये टेबल है 7.2 आपकी बुक में पेज नंबर 136 पे. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू कंपेयर किया गया एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को. फर्स्ट पॉइंट वेरी सिंपल, वेरी इजी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो यू नो एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज यस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, लेकिन एनारोबिक में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट नहीं होती. इसके बाद अगर हम बात करें एटीपी की, तो एटीपी की यील्ड जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होती है. उसकी रीज़न यही है कि इसमें पायरुविक एसिड जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है, और आप देख सकते हैं 36 एटीपी रिलीज़ होते हैं एक रिएक्शन के रिजल्ट में. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर आर ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें जस्ट फर्स्ट फेज़ होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. ओके, फाइनल प्रोडक्ट्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन एनारोबिक में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. तो यही दो प्रोडक्ट्स आपके सामने लिखी हुई हैं, लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल जो कि अल्कोहल है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. साइट ऑफ अकरेंस की बात करें तो दो फेज़ हैं, बल्कि अगर हम चूँकि हमारा टॉपिक स्किप था ALP के मुताबिक तो हमने इसके मैकेनिज्म नहीं पढ़ा. बहरहाल आपको बता दूं बच्चों, तीन प्रोसीजर्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इसमें से ग्लाइकोलिसिस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को माइटोकॉन्ड्रिया में होना होता है. लेकिन जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जस्ट फर्स्ट फेज़ होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस कहलाता है, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म में होता है. तो यहाँ भी वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. उसके बाद लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हवाले से आपकी बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा एंड पे. तो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हमारी ज़्यादातर जो जानदार हैं वो इसी एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो हैं वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल ही होता है, इसलिए उनके लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं. इसके अलावा हमने अपनी बात की थी, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि हम फटीग थकावट महसूस करते हैं और अपने मसल्स के अंदर जो है वो एक जो है वो पेन सी फील करते हैं जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं. तो बेसिकली वो लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है और वो लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में बनता है. यानी अगर हम हार्ड एक्सरसाइज करें तो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू अगर रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो एनर्जी की, तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू पूरी होती है. सो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. इसी तरह से जो आज इसका यूज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी में, वो फर्मेंटेशन के रिएक्शन के रिजल्ट में बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल, चीज़, तो ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन. तो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. टेबल 7.2 भी आप लोगों की एक्सरसाइज में एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मौजूद है, उसकी हम बात करेंगे आगे जाके. पहले आप ये देखिए, हमारे ALP के मुताबिक 3 MCQs ऐड हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 में. उसमें से हम फर्स्ट वाले को देखते हैं. व्हेन अ प्लांट वाज केप्ट इन डार्कनेस फॉर मैनी डेज इट्स लीव्स टर्न्ड येलो, व्हाई. बड़ी आसान सी बात है बच्चों कि अगर एक प्लांट को आपने डार्क
रूम में रख दिया, किसी डार्क प्लेस पे रख दिया और कई दिन तक उसको वो पड़ा रहा, तो आपने देखा, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसके लीव्स जो हैं वो येलो कलर के बन चुके हुए हैं, ठीक है, ग्रीन नहीं रहे। उसकी क्या रीज़न है? तो आप जानते हैं बच्चों के लीव्स में फोटोसिंथेसिस ना होने से उनका कलर येलो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि फोटोसिंथेसिस भी तब होगा जब उनको सनलाइट होगी। अगर हम डार्कनेस में रखेंगे तो फिर उनको लाइट नहीं मिलेगी। सो इसका आंसर जो है वो करेक्ट ये है कि लीव्स कुड नॉट गेट लाइट एंड सो देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 4 जो आपकी बुक में है, फ्रॉम विच बॉन्ड्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल एनर्जी इज टेकन। तो हमने पढ़ा था बच्चों के जो फॉस्फेट ग्रुप होता है जब वो ब्रेक करता है तो उसके रिजल्ट में एनर्जी जो है वो लूज़ होती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। और फर्स्ट वाले में हमने डी ऑप्शन करेक्ट की थी। इसके बाद बच्चों नंबर 9 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बेसिकली आर द एनर्जी सोर्स फॉर द ऑर्गेनिजम्स। और इसमें जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस जो है दोनों फेजेस में होता है, फोटोसिंथेसिस में भी होता है और रेस्पिरेशन में भी होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें। और आज का होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, उसके हवाले से टेबल 7.2 पेज 136 पे है जो हमने आज उसको डिस्कस किया है, ये आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी तरह से पिछले जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 था जो 7.1 टेबल के अंदर मौजूद था। तो इस तरह से बच्चों हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और साथ ही आप लोगों ने अपने MCQs भी कर लेने हैं। इंशाल्लाह अगले लेसन में इसी एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।